चलिए चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का अध्याय 2 है राष्ट्रीय आय, है ना। इस पे हम चलिए पढ़ेंगे और समझेंगे कितना क्वेश्चन है, कैसे है और कितना आने वाला संभावित प्रश्न है। तो ये सब पढ़ के जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो अवश्य आपका रिजल्ट होगा, ये नई अकेडमी का वादा है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, अध्याय 2 है एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय आय से हम पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इकोनॉमी का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, ये सब जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए हम जानते हैं। राष्ट्रीय आय है क्या? तो सुनिए, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के अंदर या बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मतलब बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य का योग होता है। समझ में आया? सुनिए फिर से। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष होता है साल भर में, ठीक है। वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा, किसी भी देश के जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, देश के अंदर या बाहर, देश के बाहर हो या देश के अंदर हो, उत्पादित अंतिम वस्तुएं या वस्तु हो और या सेवा हो, सेवाओं के मौद्रिक जो मूल्य हैं उसके योग की बात हो रही है। मतलब उत्पादित जो वस्तु हुआ और जो सेवा में खर्च हुआ या जो लगा, वो मौद्रिक मूल्य का योग होगा। योग मतलब जोड़ होगा, मतलब बाजार मूल्य होगा, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय, अंदर या बाहर हो। ये क्लियर हो गए? बोलिएगा नहीं। अब सुनिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे शॉर्ट में एनएनपी बोलते हैं, है ना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का शॉर्ट में याद रखिएगा एनएनपी, क्योंकि ये बनेगा जाके मैथ के रूप में कन्वर्ट करेंगे हम। कैसे? तो चलिए बताएंगे बाद में। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एवं संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्या है, कार्यालय द्वारा किया जाता है। मतलब नेशनल जो है स्टैटिक्स ऑफिस कहते हैं उसको, सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स, कार्यालय मतलब ऑफिस, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी द्वारा किया जाता है। इसका जो आंकड़े का प्रकाशन है किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ शॉर्ट में कर दीजिए, मतलब नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्या है सुनिएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो निम्न में से किस राज्य में औसत जो प्रति व्यक्ति आय होता है, एवरेज जो है, वो बताइए सर्वाधिक है इस ऑप्शन के हिसाब से। तो ये है गोवा में। कहाँ? गोवा। अब गोवा है, चलिए हम जानते हैं क्यों है, इसका कारण क्या है। तो सुनिए, वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति जितने भी एक व्यक्ति की बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति आय की दृष्टि से गोवा का प्रथम स्थान है। गोवा का क्या है? प्रथम स्थान है। वर्ष 2020 और 21 में, ईयर्स 2020 और 21 में चालू कीमत, मतलब करेंट प्राइस, जो चालू कीमत मतलब करेंट मतलब वर्तमान की बात हो रही, पर गोवा में प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया है? तो 4,31,351 रुपया है, प्रति व्यक्ति आय है गोवा में। समझ गए? मतलब 4,31,351 है। इस दृष्टि से सिक्किम जो है दूसरा स्थान पे है। सिक्किम कितने स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। दूसरा स्थान पे है तो कितना प्रति व्यक्ति आय है रुपया में? तो ये 4,12,754, ठीक है, 54 है, मतलब 754 है दूसरे नंबर पे। जबकि बिहार इस सूची में अंतिम स्थान पर है। इस मामले में प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार जो है अंतिम है। तो चलिए ये समझ गए जो हमारा अंतिम है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं।
तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अगर पूछे किसके द्वारा की जाती है तो आप बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, मतलब एनएसओ द्वारा किया जाता है, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब नीचे सवाल क्या-क्या बन सकता है? सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया? 23 मई 2019 को क्या किया? तो 2 मंत्रालय को एक साथ मिलाने की कोशिश की। तो कैसे किया? किसके तहत किया? तो सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स और कार्यक्रम, सांख्यिकी और कार्यक्रम के माध्यम से, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा या कार्यक्रम के तहत, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं MOSPI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MOSPI बोलते हैं। इसी के तहत क्या किया गया कि राष्ट्रीय जो प्रतिदर्श है, सर्वेक्षण कार्यालय है, मतलब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का कार्यालय जो है, जिसे हम शॉर्ट में NSSO बोलते हैं, है ना? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो कार्यालय है, जिसे शॉर्ट में NSSO बोलते हैं, को क्या किया गया? सांख्यिकी केंद्रीय जो है, सेंट्रल जो है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय करके क्या कर दिया? विलय कर। तो अब देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात करेंगे तो CSO शॉर्ट, मतलब NSSO को CSO के साथ विलय कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया। और फिर क्या हुआ? सुन लीजिए, साथ विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है, फिर से सुनिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जिसे हम शॉर्ट में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोलते हैं, जिसमें NSO हो जाता है, नाम से एक नई संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो यही शॉर्ट में बन गया, मतलब क्या हो गया? NSSO और CSO मिलकर बन गया NSO बन गया। ठीक है, इसका स्थापित करने का निर्णय सरकार ली थी। कब? 23 मई 2019 को। यह भारत में राष्ट्रीय आय का गणना करता है। कौन? NSO करता है। विलय हो गया तो बन गया ना। ठीक है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलें। अब चलिए हम पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जिसे हम शुद्ध घरेलू उत्पाद पढ़ रहे हैं, उसे शॉर्ट में NDP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NDP बोलते हैं। अब NDP बोलते हैं तो सुनिए, शुद्ध है, एकदम सही बात है, घरेलू उत्पाद है, एकदम सही बात है, इसे प्राप्त किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? मतलब NDP को कैसे प्राप्त करिएगा? तो हम प्राप्त करेंगे सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर, मतलब जीडीपी को घटाएंगे, मतलब माइनस कर देंगे मूल्यह्रास में। ठीक है, सुनिएगा, NDP बराबर होता है GDP, NDP बराबर GDP माइनस मूल्यह्रास, मतलब ये दोनों घट जाएंगे, तभी NDP का मूल्य निकलेगा। ये क्लियर हो गए। अब इसके बारे में सुनिए, किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में से उस वर्ष के दौरान होने वाली मूल्यह्रास, मतलब मूल्यह्रास डिप्रेशन कहते हैं, को घटा देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू मतलब NDP प्राप्त होता है। भारत में मूल्यह्रास की दर का निर्धारण जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है मूल्यह्रास का भारत में? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा करते हैं, वही करता है। मूल्यह्रास कभी कभी शून्य नहीं हो सकता। मूल्यह्रास जो है, यहाँ पे बढ़िया से सुनिए, मूल्यह्रास जो है कभी शून्य नहीं हो सकता। मूल्य जो है घटेगा, लेकिन कभी शून्य के रूप में नहीं होगा। इसलिए NDP सुनिएगा, सदैव GDP से कम होता है, मतलब NDP से हमेशा सदैव जो है GDP से कम होगा। क्लियर? सुनिएगा, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे अब, जैसे सकल घरेलू उत्पाद पढ़े, जिसे हम शॉर्ट में GDP बोलते हैं। ठीक है, अब ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है,
मतलब एनडीपी हो गए, है ना, यही था ना। चलिए बताइए, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदार कम होने का कारण क्या है? बताइए। तो इसका कारण है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम मिलना। कीमत जितना होना चाहिए उससे कम मजदूरी मिलता है, तो यही तो हमारा क्या है, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब है कैसे, तो चलिए सुनिए। देखिए, श्रम मतलब होता है मजदूरी, मजदूर लोग के लिए कहा गया है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना, मजदूरी का कम मिलना ही सबसे बड़ी बात मानी जाती है। समझ गए? जितने श्रम की भागीदारी होती है, जितनी मेहनत होती है, उतना भाई कीमत मिलता ही नहीं है, मजदूरी कम मिलता है। तो वही है हमारा राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। उसी में बोला गया है कि कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष है। क्या आधार वर्ष है? तो वर्ष 2011 और 12 है। कितना है? 2011 और 12 है। समझ गए? 11 और 12 बताया जाता है, ईयर्स बताए जाते हैं। अब सुनिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार जो है 11 और 12 के अनुसार माना गया है, मतलब 11 और 12 है। इसे जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे शॉर्ट में सीएसओ, सेंट्रल सांख्यिकी कार्यालय बोलिए, स्टैटिक्स बोलिए, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस बोल दीजिए, की अनुशंसा पर अपनाया गया था। समझ गए? तो कब अपनाया गया था? तो ये हमारा जो है सीएसओ के तहत जो है उसी के नियम अनुशंसा पे अपनाया गया था। सातवां प्रश्न क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या है। क्या समस्या है बताइएगा? तो समस्या जो है असंगठित क्षेत्र है। जहाँ पे संगठित नहीं है, असंगठित है, बिखरा हुआ है, उसी क्षेत्र में है। समस्या तो होगा ही, जहाँ पे संगठित होगा वहाँ पे समस्या नहीं ना होगा, लेकिन यहाँ पे असंगठित है। अब क्या है असंगठित क्षेत्र? चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे सुनिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में प्रमुख समस्या जो है असंगठित क्षेत्र है, जहाँ पे भाई कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि कोई एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो समस्या तो होगा ही। अब सुनिए, असंगठित क्षेत्र से संबंध रोजगार का आकलन ना हो पाना, यही तो मेन समस्या माना गया है कि नहीं? अब मान लीजिए असंगठित क्षेत्र में रोजगार का आकलन कैसे हो पाएगा? असंगठित है, संगठित होता तो रोजगार का जो है आकलन किए जाना आसान होता है ना? यहाँ पे है ही नहीं, तो भाई आकलन कर ही नहीं सकते आप। उदाहरण के लिए अगर हम लेके चले, एक उदाहरण लेके चलते हैं कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत, क्या है? कार्यरत लोग की आय की गणना करना कठिन है। अगर कृषि क्षेत्र में अगर कार्य जो कर रहे हैं, जो भी काज कर रहे हैं या जो भी काम करते हैं कृषि क्षेत्र में, खेत में, उनका आय की गणना कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो असंगठित क्षेत्र है वो। आप चाहें तो उसे बना सकते हैं, लेकिन वो असंगठित है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 86% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्य जो है कार्यरत है। कार्यरत मतलब होते हैं कि काज कर रहे हैं, असंगठित रूप से वर्क फोर्स है ना? कार्यबल है, वर्क फोर्स है, जो कि 86% है भारत में। तो कैसे होगा? आय का तो पता ही नहीं चल रहा है, यही तो यहाँ पे बता रहा है ना? चलिए, अगर अल्प रोजगार होता, मुद्रास्फीति होती, तो ये सब जो है रोजगार बनता, पता चलता है, संगठित होता है, लेकिन यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में है। चलिए, 8वें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न सुनिएगा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन की अगर बात करेंगे, तो हम भाई दादा भाई नौरोजी को याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ही किए थे। तब देखिए सवाल क्या-क्या बनेगा, हम ये जानते हैं। तो आगे तो ये जान लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किया था भाई? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कब किए थे? डेट अगर पूछेगा तो बताइएगा 1867 बताइएगा, मतलब 1867 बता दीजिएगा। उनकी पुस्तक कौन सी है दादा भाई नौरोजी की? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। और इसके अनुसार क्या बताएं दादा भाई नौरोजी कि भारत के जो प्रत्येक व्यक्ति आय है वो 20 रुपया है।
ये भी सवाल क्लियर हो गया। वैज्ञानिक विधियों से अगर बात करेंगे हम, तो वैज्ञानिक विधि से अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय आय का आकलन अगर देखा जाए तो करने वाले व्यक्ति का नाम है, वह है BKRV राव हैं। कौन है? BKRV राव हैं, जो कि सर्वप्रथम है। किस विधि से बताए? वैज्ञानिक विधि से किए थे। एक और हैं DR गाडगिल हैं। तो DR जो गाडगिल हैं, गाडगिल ने क्या किए थे कि केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली जो अनुदान राशि है, मतलब केंद्र द्वारा दिया जाता है राज्य को अनुदान मतलब पैसा, के निर्धारण हेतु गाडगिल फॉर्मूला दिया था। क्या दिया थे? गाडगिल फॉर्मूला दिए थे, इसलिए गाडगिल का भी नाम आता है, क्योंकि ये केंद्र द्वारा दिया जाता है, राज्य का अनुदान दिया जाता है, राशि दिया जाता है चलाने के लिए, यह आप भी जानते हैं। तो गाडगिल फॉर्मूला दिया गया था, जिसे चौथी एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। कौन सा फॉर्मूला? गाडगिल फॉर्मूला। क्लियर हो गए? अब तो दिक्कत नहीं ना। अब 9वें प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपको याद रखना है, ज्यादातर याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट तरीका जरूरी है, क्योंकि आपको ज्यादातर शॉर्ट में ही देगा। जैसे कि यहाँ पे आगे 9वां क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या है? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं NDP। क्या बोलते हैं? NDP। और नीचे आप MP कर सकते हैं, प्राइज है ना, इसलिए तो प्राप्त किया जाता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब NDP कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप लिख सकते हैं कि NDP बराबर क्या करिएगा? NNP माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, है ना। तो कैसे करेंगे? तो NNP करेंगे, क्या करेंगे? NNP, MP कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे विदेशों से जो शुद्ध कारक प्राप्त होते हैं उसको जोड़ देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका निकल जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल जाएगा बाजार की कीमत के हिसाब से। अब चलिए यहाँ पे जानते हैं NNP क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके माइंड में आया होगा कि NNP का भाई हिंदी में क्या होगा। तो सुनिए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे NNP बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हो गया, ठीक है, शुद्ध हो गया, N से राष्ट्रीय हो गया, आप P से प्रोडक्ट हो गया, तो उत्पादन हो गया, में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक, शुद्ध मतलब एकदम अच्छे से शुद्ध पदार्थ की बात हो रही है, कारक आय को घटाकर, मतलब जो भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं, उत्पाद करते हैं, उसकी बात हो रही है, तो आय को घटाकर किसी भी अर्थव्यवस्था की बाजार में, कोई भी अर्थव्यवस्था है उसकी बाजार में कीमत पर, बाजार में जब जाइएगा तो उसकी कीमत पर नहीं करिएगा, ठीक है। तो बाजार की कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NDP, जिसे NDP MP नीचे कर दिएगा, प्राइस की बात हो रही है, तो NDP निकाला जाता है। समझ गए? NNP तो आप जान गए, NNP माइनस क्या हो गया? विदेशी जो आय आता है, शुद्ध जो आय आता है उससे घटा देने पे, उससे के बाद क्या निकल जाएगा? NDP निकल जाता है। जबकि अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अब सुन लीजिए कि NNP अगर बात करें, NNP की बात करें मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, तो क्या होगा? NNP बराबर GNP हो जाएगा, और GNP में माइनस करना होगा किसको? मूल्यह्रास को। किससे करना होगा? मूल्यह्रास को। अब मूल्यह्रास को क्या बोलते हैं, बता सकते हैं? तो मूल्यह्रास को डिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। तो मूल्यह्रास मतलब GNP को घटा देना होगा, घरेलू जो आपका है उसे घटा देना होगा। समझ गए? चलिए, तो ये हो गया NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। 10वां प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 10वां प्रश्न है, क्या है 10वां प्रश्न? सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है शामिल नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र जो है शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो केवल 1 और 2 जो है शामिल नहीं है, मतलब विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, ये भाई घरेलू में नहीं है, टैक्स में नहीं है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र में भी ये सम्मिलित नहीं होता। सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत घरेलू सीमाओं में निम्नलिखित क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। तो कौन कौन है, या आज याद कर लीजिए, भूलिएगा मत। अब देखिए, जैसे सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सीमा के अंतर्गत शामिल किया गया, जैसे कि देश का राजनीतिक क्षेत्रफल, ये भी सही है, बाउंड्री जो है पॉलिटिकल बाउंड्री,
ये जो है सकल घरेलू उत्पाद में है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज बोलते हैं, ये भी हमारा है। अंतरिक्ष क्षेत्र ये भी सकल घरेलू उत्पाद में आएगा, है ना? ठीक है, जीडीपी में आएगा ना। अंटार्कटिका व आर्कटिक ध्रुवों क्षेत्र में स्थित जो शोध केंद्र है, वो भी आ जाएगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद में। गहरे समुद्री क्षेत्र का भी अगर जो भी है खर्चा पानी जो भी कहिए, वो भी आ जाएगा सकल घरेलू में। विदेशों में जो राजनयिक कार्यालय है, जो भी हमारा बना हुआ है, दूतावास कहिए जो कहिए, उसमें भी है। देश के निवासियों द्वारा संचालित मछली पकड़ने की नौकाएं तथा तैरते प्लेटफॉर्म, ये सब जो हैं इम्पोर्टेंट है। ये सब आएंगे हमारे जीडीपी मतलब घरेलू सकल उत्पाद में आएंगे, है ना? चलिए आगे चले। 11वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत व्यय योग, ठीक है, योग या उसे प्रयोज्य आय बोलिए या प्रयोज्य आय बोलिए, एक ही है, ठीक है, जिसे डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं। का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो अर्थ आपको बताना है कि व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट जो टैक्स होता है उसकी बात हो रही है, माइनस कर दीजिए उसमें। व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत आय है, जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति का आय है, उसमें माइनस कर दीजिए डायरेक्ट आय जो टैक्स है उससे। चलिए कैसे? तो देखिए, व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल इनकम, जो हमारा पर्सनल इनकम है, मेरा जो इनकम है उसका, उसमें से प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद जो आय लोगों के पास शेष बचती है वह होता है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहलाती है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। ये ध्यान रखना होगा। धारक जो है धारक जो है इस राशि का बचत करने मतलब बचत करने, व्यय करने या निवेश करने आदि के लिए स्वतंत्र रहता है। जो कट उठ के आया उसका तो करेंगे ना, अब जो कर सकते हैं हम खर्चा करें, बचत करें, उड़ा सके, उसके लिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रयोज्य आय बोलिए, प्रयोज्य आय बोल दीजिए, तो प्रयोज्य आय बोलिए या डिस्पोजेबल इनकम बोल दीजिए, बराबर होता है कुल आय, जितना आय है उसका माइनस कर दिए कर अदायगी, यहाँ पे क्या है? कर अदायगी है, माइनस गैर कर अदायगी, जो कि अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, और कुल आय को माइनस कर दिए, देखिए हो जाएगा, निकल जाएगा आपका भाई। सुनिएगा, 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है बताइए? राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। सेवा क्षेत्र का अंश जो है बढ़ता जाता है। अब बढ़ता जाता है तो सुनिएगा, किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र जो होते हैं, जिसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं, का अंश बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम बात करें, मतलब प्राइमरी सेक्टर में बात करें, जैसे में कृषि आ गया, प्रथम मतलब कृषि आ गया, खनन आ गया, मत्स्य आ गया, मत्स्य मतलब मछली की बात हो रही है, आदि का अंश क्या होता है? कम होता जाता है। कहने का मतलब है कि सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो अंश उसका जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ भी रहा है और बढ़ता जाता है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का क्या है? जैसे कृषि है, खनन है, मत्स्य पालन है, ये सब जो है कम होते जा रहा है। 13वां प्रश्न क्या बोलता है? सुनिएगा, लेखांक वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। तो सेवाओं का मूल्य कहा जाता है तो वो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, मतलब जीडीपी कहलाता है। अब जीडीपी कहलाता है तो आगे डिटेल के साथ हम चलेंगे। तो सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक लेखा वर्ष में, यहाँ पे जूम कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित जो उत्पाद होता है, घरेलू सीमाओं के अंदर मतलब हमारे जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर उत्पादित हो रहा है, तो सभी वस्तुओं, जितनी भी वस्तु है और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी कहलाता है। मतलब मान लीजिए एक लेखा वर्ष है, मतलब वर्ष की बात हो रही है, और उसी समय क्या हुआ कि किसी देश की अगर मान लीजिए घरेलू सीमा है, घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादित हो रहे हैं कोई भी सभी वस्तु हो या सेवा हो, उसका जो अंतिम जो मौद्रिक है, जो वस्तु है और सेवा जो है, उसका जो अंतिम मौद्रिक मतलब मूल्य है, पैसा है, उसी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। जो हम सभी उत्पादित किए वस्तु को बेच दिए, समझिए खरीद के लास्ट में जो मौद्रिक मूल्य है, हमारा जो पैसा है, मूल्य है, वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद में हो जाएगा।
ये आंतरिक रूप से हो रहा है, अंदर की बात हो रही है, ठीक है, सीमा के अंदर से, सीमा के बाहर से नहीं, सीमा के अंदर वाली जो इनकम है। वही सकल राष्ट्रीय उत्पादन की अगर बात करें जिसे हम जीएनपी बोलते हैं, ठीक है। अब जीएनपी से आशय का मतलब होता है कि जीएनपी का मतलब क्या है, तो एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश की सीमाओं के अंदर या बाहर जो उत्पादित होता है, मतलब उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं की बात हो रही है या सेवाओं की बात होगी, तो उसी को सकल मौद्रिक मूल्य से होगा, मतलब जीएनपी से होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन से होगा। मतलब वो भी जो है आपका जो बता देते हैं, आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम क्लियर ये करते हैं कि जीडीपी तो हम जान गए, जीडीपी क्या जाने कि सीमा के अंदर ही जो उत्पादित होगी वस्तु बिकेगा, वो पैसा मिलेगा, वो हमारा सकल घरेलू कहलाएगा। लेकिन अब क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन जिसे जीएनपी बोलते हैं, जीडीपी जान गए, जीएनपी जान गए। जीएनपी क्या है कि अंदर भी होगा उत्पादन और बाहर भी होगा। अब दोनों का जो उत्पादन होगा उसमें जो अंतर आपको निकालना है, उस वस्तु का अंतिम जो वस्तु है और या सेवा है उसका जो होगा अंतर, उसी का निकलेगा, तो वही मौद्रिक मूल्य से हो जाएगा। समझ गए? तो उसी को जीएनपी के अंतर्गत रखेंगे। अंदर बाहर की सीमाओं के साथ उत्पादन होगा। अब उसमें भी उत्पादन होगा, उसमें भी तो टैक्स कटेगा, ऐसे ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए मैं ऐसे शब्द को इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा, कमेंट बॉक्स में ही लिख दूंगा, है ना। चलिएगा, नहीं तो शॉर्ट वीडियो बना देंगे। और इन प्रश्न की अगर बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद डिफलेटर, क्या है? डिफलेटर, जिसे जीडीपी डिफलेटर बोलते हैं। शब्द जो है निम्न में से किसके मध्य जो है एक अनुपात है, अनुपात मतलब रेशियो, तो किसके मध्य है, तो यहाँ पे हमको देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। कैसे? तो देखिए नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। एक है आपको दिखावा वाला जीडीपी, एक आपका है वास्तविक, जो कि हम जिससे मूल्य रूप से हम प्राप्त करते हैं, तो वास्तविक जीडीपी, ये दोनों होना चाहिए, यही तो है डिफलेटर। अब चलिए इन दोनों के जीडीपी डिफलेटर बराबर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, मतलब वास्तविक जीडीपी, तो इन दोनों का क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये हम समझ गए। अब सुनिए कि जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी डिफलेटर की बात करेंगे, तो जीडीपी डिफलेटर और नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के मध्य जो है अनुपात है, क्या है? अनुपात है, रेशियो है। इसके द्वारा जो है मुद्रास्फीति की दर का पता चलता है। इससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति जो होते हैं उसके दर की पता चलता है, इसी के द्वारा हम मुद्रास्फीति का पता कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से समझना है। आगे सुनिए, यह मुद्रास्फीति के आकलन में संपूर्ण जीडीपी, मुद्रास्फीति का जब आकलन होगा ना तो संपूर्ण जीडीपी के आंकड़ों का प्रयोग करता है, इसलिए यह अन्य सभी सूचांक की अपेक्षा अधिक व्यापक माना जाता है, इसलिए बहुत बड़े स्तर पे माना जाता है। व्यापक मतलब बड़ा, बड़े स्तर पे माना जाता है। जैसे में सूचांक में आ गया डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, इन दोनों का आ गया, सभी सूचांक है। अब सुनिए, नॉमिनल जीडीपी की बात करें जिसे सकल घरेलू उत्पाद का चालू बाजार कीमतों पर मूल्यांकन होता है। मतलब नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद का चालू बाजार कीमतों का मूल्यांकन। मतलब जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी का चालू बाजार कीमतों पर जो है मूल्यांकन होता है, किसके बराबर? नॉमिनल जीडीपी के बराबर। मतलब नॉमिनल जीडीपी बराबर जीडीपी उत्पादन का जो चालू बाजार कीमत है पर मूल्यांकन होता है। क्या होता है? पर मूल्यांकन होता है, ये समझाने का मतलब था मेरा। 15वां प्रश्न की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा एक जो है कारक लागत है? क्या है? कारक लागत है, मतलब फैक्टर कॉस्ट है, पर जो है जीडीपी के लिए सत्य है। क्या है? जीडीपी के लिए सत्य है। अब जीडीपी के लिए सत्य है 15वां प्रश्न, तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? तो ये होगा हमारा डी, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, प्लस में सब्सिडी भी तो मिलता है, अप्रत्यक्ष कर लीजिएगा तो इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट थोड़ी ले रहे हैं, है ना। अब कैसे, चलिए जानते हैं। मान लीजिए हम ऊपर की ओर थोड़ा कर देते हैं कि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन कारकों के संपूर्ण मूल्य को कारक लागत कहा जाता है। क्या कहते हैं? कारक लागत कहा जाता है। इसमें सरकार को दिए गए कर शामिल नहीं किए जाते हैं, सरकार को जो टैक्स देते हैं वो शामिल इसमें नहीं होगा कारक लागत में, है ना। जबकि सरकार से जो
प्राप्त सब्सिडी को शामिल किया जाता है। सब्सिडी जो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त होगा, उसे हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, शामिल करेंगे। किसी उत्पादित वस्तु, जो भी उत्पादित वस्तु होता है या सेवा की बात करेंगे, को जिस निर्धारित दर पर बाजार में बेचा जाता है, वह जो है उसका बाजार मूल्य कहलाता है या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाजार मूल्य कहा जाता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 16वां प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग जो है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उसे बताइए। तो ये आपको सकल राष्ट्रीय उत्पादन को कहा जाता है, उत्पाद को कहा जाता है, जीएनपी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीएनपी को कहा जाता है। अब सोचिए ना, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, है ना? अब और प्लस में कर दीजिए विदेश से जो अर्जित शुद्ध कारक है, आय है, उसका योग है। तो इसी का योग को हम कहते हैं जीएनपी। बाहर से भी लेंगे और घर का जो है उससे जोड़ेंगे तो जीएनपी ही निकलेगा ना, जीएनपी ही होगा, है कि नहीं? जीएनपी मतलब बाहर और अंदर दोनों का काम, सभी वस्तु की बात हो रही है। चलिए जानते हैं यहाँ पे। तो सुनिए, सकल घरेलू उत्पाद एवं विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, मतलब जीएनपी कहा जाता है। और सही बात है, जीडीपी अगर मान लीजिए जीडीपी है, जीडीपी मतलब सीमाओं के अंदर से बात हो रही है, वस्तु का, सेवा का जो हम उत्पादन करते हैं, और विदेश से जो होता है, इन दोनों का योग ही तो है हमारा जीएनपी, है कि नहीं? चलिए ये हम जान गए। इसका आशय 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 मतलब इसका मतलब है कि एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश की जो घरेलू सीमा होता है, घरेलू मतलब हमारे सीमा के अंदर की बात हो रही है, घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, घरेलू सीमा के अंदर की बात करेंगे और बाहर की बात करेंगे। बाहर मतलब विदेश की बात करेंगे। अब विदेश से जो उत्पादित होता है, तो यहाँ पे सुनिए, अंदर और बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। मतलब अगर बाहर का मूल्य हो या अंदर का मूल्य हो, तो उसी का सकल से है, मतलब सकल मूल्य से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारा जो है जीडीपी है और जीएनपी। जीएनपी क्यों है? क्योंकि जीडीपी जो हमारा घरेलू सीमा है, अंदर सीमा से जो वस्तु का है, और एक बाहर से, दोनों का है, दोनों को जोड़कर ही है ना जीएनपी। उसी को तो यहाँ पे डिटेल बता रहा है। अब जैसे कि और डिटेल जानना है तो सुन लीजिए। मान लीजिए जीएनपी है, जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, उत्पाद है। जीएनपी बराबर हो गया जीडीपी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद की बात, प्लस एक्स है माइनस एम है। मान लीजिए एक्स का मतलब होता है नागरिकों द्वारा जो विदेशों से अर्जित आय है, उसकी बात हो रही है। एम मतलब होता है कि विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय है। तो ये दोनों का माइनस होगा, तभी तो ऐड होगा, है कि नहीं? तभी तो निकलेगा हमारा जीएनपी। क्लियर हो गए? आगे चलें, पढ़ते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? सुनिए, राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सॉरी उत्पादन बोलने की आदत है ना, इसलिए बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर है। बता दे रहा हूं, सुनिए, राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे उपयुक्त विधि जो है कारक लागत पर है। कारक लागत पर है मतलब सुनिए, कारक लागत पर है तो मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपीएफसी बोलते हैं, इसी पे तो है। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है मतलब एनएनपी है। एनएनपी को ज्ञात करने के लिए, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी, क्या है? जीएनपी में से मूल्यह्रास मतलब डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन मतलब वैल्यू, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसे अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी बोलते हैं, को घटाया जाता है। एनएनपी प्लस है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास मतलब डिफ्रैक्शन, प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मतलब इसे क्या करना है, इसमें और है ना, तो प्लस का सेंस में है, यहाँ पे सब्सिडी माइनस है ना, तो मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा के बता दिया गया है। समझ गए? तो ये हो गए मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए तो कमेंट करते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका लाइक करना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सुनिएंगे, नोट क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत पर नहीं अपितु बाजार मूल्यों पर की जाती है, जिसमें अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है और उत्पादन तथा सब्सिडी को घटाया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं।
आगे बात करेंगे 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है, वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो वो है उपरोक्त में से सभी होंगे। उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि से होंगे। अब बात करते हैं, चलिए जानते हैं। तो सुनिए, व्यय विधि क्या है बताते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर बोलते हैं, मेथड बोला जाता है। कुछ-कुछ शब्द का जो है जल्दी में बोलने में थोड़ा-सा हो सकता है शब्द इधर से उधर हो, तो आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा, है ना? तो देखिए, व्यय विधि की अगर बात करें तो व्यय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के मांग पक्ष को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब मान लीजिए व्यय विधि है, व्यय होगा तो कोई विधि से होगा, नियम से होगा, होगा कि नहीं? होगा। कोई मेथड होगा, कोई सोच होगा, है कि नहीं? तो कैसे सुनिए, तो व्यय विधि में क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है, गणना का जो उत्पादन करते हैं, उत्पादन के जो मांग होता है, मांग जो डिमांड बढ़ा, मांग मतलब डिमांड, मांग पक्ष को ध्यान में रखकर की जाएगी। जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है व्यय विधि। ये हो गए। अब सुनिए और जान लीजिए, यहाँ पे है उत्पादन अथवा मूल्य वर्धित विधि, मतलब प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन कहिए, मेथड, है ना? तो उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन में उत्पादित जो वस्तु है और सेवाओं में जो उत्पादित वस्तु है जो सेवा के लिए है, समझिए कि वार्षिक मूल्य की बात हो रही है, पूरे ईयर्स की बात हो रही है, वार्षिक मूल्य के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उत्पादन में देखिए, व्यय विधि में समझ गए होंगे, व्यय विधि में क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना तो होता ही है। अब गणना जो होगा, उत्पादन जो होगा, वो मांग के पक्ष पे होगा, डिमांड जितना होगा उसके हिसाब से व्यय विधि होगा। और अगर मान लीजिए उत्पादन की बात होगी या प्रोडक्शन की बात कहिएगा, तो वो डिपेंड करता है कि जो वस्तु है उत्पादित हो रहा है या सेवा हो रहा है, जो कि साल भर में कहिए, उस माध्यम में जो राष्ट्रीय आय होगा, उसके अनुसार गणना होगा। समझ गए? चलिए, अब बच्चा आपका आय विधि, व्यय विधि पढ़ लिए, उत्पादन पढ़ लिए, आय विधि मतलब इनकम मेथड की बात करेंगे। तो आय विधि की अगर हम बात कर रहे हैं तो सुनिए ध्यान से। आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना सभी क्षेत्रों में क्या है, कार्यरत व्यक्तियों या व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय के योग के माध्यम से की जाती है। और सही बात है ये। इनकम का मतलब ही होता है आय। आय मतलब जो भी आपको फायदा हो रहा है कि नहीं? तो ये कैसे किया जाएगा? ये मेथड का कैसे इस्तेमाल होता है? तो देखिए, मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय का गणना किया गया। तो ये जो गणना किया जाएगा ना, वो सभी क्षेत्रों को किया जाएगा। पूरा मान लीजिए पूरे क्षेत्र को हम करेंगे गणना। और जिसमें कार्य के हिसाब से, वर्क के हिसाब से, व्यक्तियों कहिए या आपका व्यवसाय के हिसाब से कहिए, उस हिसाब से जो शुद्ध उसमें से मौद्रिक आय निकलेगा, उसके योग के हिसाब से, उस योग के माध्यम से ही किया जाएगा। है ना? क्लियर हो गया आय मेथड? आय मेथड याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। 19वां प्रश्न क्या है कि बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो बाजार मूल्य पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो बताइए क्या है? तो वो है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, यही तो आंसर होगा। अब आंसर ये है, तो चलिए हम इसकी जानकारी लेते हैं। अब सकल राष्ट्रीय उत्पादन की बात करेंगे, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, मतलब जीएनपी की बात करेंगे। डिटेल की बात करते हैं। अब डिटेल की बात कर रहे हैं तो सुनिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब जीएनपी शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएनपी शॉर्ट में बोलते हैं। जीएनपी एक जो है निश्चित अवधि में नागरिकों द्वारा विदेशों में और घरेलू रूप से उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। और सही बात है, जीएनपी का मतलब हो गया कि अंदर वाला तो इनकम होगा ही, विदेश से जो इनकम होगा उसके दोनों का मूल्यह्रास होंगे, तभी तो होंगे, तभी तो मौद्रिक मूल्य निकलेगा, तभी तो होगा। ये हो गया। इस सकल राष्ट्रीय उत्पादन में पूंजीहास मतलब मूल्यह्रास, है ना? मौद्रिक मूल्य वही हुआ, पूंजीहास, और मतलब जिसे हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं, वो घटाने पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसे एनएनपी प्राप्त होता है। मतलब अगर मान लीजिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मूल्यह्रास करेंगे, मतलब जीएनपी में करेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में करेंगे और माइनस कर देंगे मूल्यह्रास, मतलब डिफ्लेक्शन को घटा दीजिए तो निकल जाएगा एनएनपी। एनएनपी मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, जो कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है। क्या क्लियर? चलिए
कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। याद हो रहा है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कमेंट में ज़रूर करिएगा। अगर मेरे रिपीट करने से याद हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बताते हैं तभी हमको और भी याद करवाने का तरीका मिलता रहता है, माइंड भी काम करता है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करेंगे। 20वें प्रश्न की बात करेंगे। 20वां प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर की अगर बात करें तो बताइएगा किससे संबंधित है? तो ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद से है। अगर हिंदू वृद्धि की बात करें, ग्रोथ की बात करेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद में आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रीय है ना, एक तरह से सीमा से अंदर है। अब कैसे है चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, एक भारतीय अर्थशास्त्री जो प्रोफेसर राजकृष्ण की बात हो रही है, किनका? राजकृष्ण की बात हो रही है। राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि दर की विशेषता के लिए हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग किया। तो हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग कौन किया भाई? प्रोफेसर राजकृष्ण जी किए। कब किए? तो वर्ष 1981 में किए थे। ठीक है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था धीमा हो रहा था, ग्रोथ नहीं हो रहा था, स्लो हो रहा था, इस पे किए थे, जो कि वर्ष 1950 से लेके 1980 के दशक तक लगभग 3.5% पर जो है स्थिर रही थी। मतलब 1950 से 80 तक में 3.5% पर स्थिर रहा था, रुका था। जबकि इसी समय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लगभग 1.3% थी। सोचिए, उस समय प्रति व्यक्ति आय भी वृद्धि उसी समय थी। सोचिए, कम होने के बाद भी, है ना? चलिए आगे चलेंगे। 21वां प्रश्न की बात करेंगे। 21वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांक के आधार पर वर्ष का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय लेखांक के आधार पर अगर वर्ष का अर्थ पूछेगा तो आप बताइएगा कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, वही हमारा राष्ट्रीय आय लेखांक होगा। इसी के आधार पर अर्थ होता है, अर्थ निकलता है। अब अर्थ निकलता है, ये हम पढ़ लिए, अब इसका डिटेल की आवश्यकता होगी। आवश्यकता है तो चलिए जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक परिवर्तन मतलब कीमत स्थायित्व के साथ जीडीपी में वृद्धि या गिरावट को मापने के लिए किसी पूर्ववर्ती वर्ष की कीमत को आधार मानकर वर्तमान वर्ष को मतलब वर्तमान वर्ष की जो जीडीपी है मापने हेतु उपयोग किया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के मापने हेतु आधार वर्ष जो है 2011 से 12 है। 11 से 12 जो है उस समय के हिसाब से अभी भी मापा जाता है, मापन हेतु होता है, काम होता है, अभी भी होता है। ठीक है, उसी के आकलन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे अभी और नए विधि से नहीं पढ़ेंगे। देखिए 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है हम बता देते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। अब बताइए कि किसी देश का अगर आर्थिक समृद्धि हो रहा है और उसकी सर्वाधिक अगर उपयुक्त माप है तो किस में रखेंगे, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो प्रति व्यक्ति उत्पाद में ही रखेंगे ना, है ना? प्रति व्यक्ति के उत्पाद में रखेंगे, क्योंकि आर्थिक समृद्धि की बात हो रही है तो सब में होगा तभी तो होगा। तो चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उस देश की जनसंख्या द्वारा विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति उत्पाद की गणना की जाती है। मतलब किसी देश की अगर सकल घरेलू उत्पाद हो रहा है, जीडीपी हो रहा है, तो उस देश की जनसंख्या द्वारा ही विभाजित होगा। अब विभाजित करेंगे कब? जब प्रति व्यक्ति उत्पादन होगा तब, उसी गणना के नीति से करेंगे ना, ये जान लीजिए। यह किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। माप तभी होगा जब प्रति व्यक्ति का आय अच्छा होगा, तभी प्रति व्यक्ति के हिसाब से ही आप बता सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हुई है। आप खाली फैमिली को लेकर चलिएगा तो नहीं हो सकता ना, ये ध्यान रखना होगा। ये सिर्फ समझने के लिए एकदम ठेठ भाषा में कहीं समझाते हैं, क्योंकि यह जो है राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को प्रदर्शित करती है। और सही बात है, प्रति व्यक्ति की उपलब्धता को ही बताएगा तभी तो कर पाएंगे, है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं, 23वां प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टैटिक जीके में भी रख सकते हैं, सभी जगह क्षेत्र में रख सकते हैं। 23वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। वर्ष 1949 में 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त जो है राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो अध्यक्ष जो थे पीसी महालनोबिस थे।
अब सोचिए, राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो थे 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, वो थे पीसी महालनोबिस थे। अब महालनोबिस की बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना याद आता होगा, है ना? यस, चलिए आगे बात करते हैं, छोड़िए वो सब बातें। अभी उनकी बातें पंचवर्षीय योजना जब पढ़ाएंगे उसमें करेंगे। अभी चलिए, अभी जो है उस पर बात करते हैं। वर्ष 1949 की बात कर रहे हैं, 1949 की बात कर रहे हैं, में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो है पीसी महालनोबिस हैं। महालनोबिस बोलिए, ठीक है? नोविस थे, चले गए, नोविस हैं मैंने बोलता हूँ क्योंकि स्ट्रेटेजी के में रखता हूँ, क्योंकि सवाल बनता है इसलिए। तो ये जो राष्ट्रीय आय का जो समिति का अध्यक्ष की बात करें तो पीएस महालनोबिस थे। डॉक्टर डी.आर. गाडगिल बोलिए, गाडगिल बोल दीजिए, तथा बी.के.आर.वी. राव इस समिति के अन्य सदस्य थे। मतलब पीसी महालनोबिस तो थे ही, लेकिन 2 सदस्य और थे जो कि बहुत फेमस थे और दोनों का नाम आप शुरू में ही पढ़े हैं, गाडगिल जी का और बी.के.आर.वी. राव जी का, है ना? कि जो भी इस समिति की बात हो रही है, कौन समिति? जो राष्ट्रीय आय समिति की बात हो रही है, इस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय जो आय संबंधित जो खाता प्रणाली है, प्रणाली की जो ढांचा होता है, वो केंद्रीय बैंक संगठन की जो है स्थापना की गई है। मतलब खाता प्रणाली का जो ढांचा है, ठीक है, ढांचा या केंद्रीय बैंक संगठन की स्थापना की गई। इसी समिति के अनुशंसा पर क्या किया गया है? केंद्रीय बैंक संगठन की स्थापना की गई। बस इतना जान दीजिए, इतना छोड़िए, है ना? क्लियर, चलिए आगे। 24वां प्रश्न क्या है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? तो वो है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात की बात हो रही है, ठीक है? पूंजी उत्पाद अनुपात जिसे कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है, जो एकदम अति नीड है, समझिए, पूंजी की मात्रा को दर्शाएगा। पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक होने पर प्रत्येक इकाई उत्पादन पर अधिक पूंजी निवेश व पूंजी उत्पाद अनुपात जो है कम होने पर कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अगर मतलब अधिक होगा तो पूंजी निवेश अधिक होगा, अगर मान लीजिए पूंजी अनुपात में कम होगा तो पूंजी निवेश कम होगा, मतलब आवश्यकता होगा। 25वां प्रश्न है कि भारत सरकार के कॉर्पोरेटर मामलों के मंत्रालय की ई गवर्नेंस होते हैं कि पहल जिसे MCA 21 को किस वर्ष शुरुआत किया गया? तो वो है 2006 में किया गया। कब किया गया? 2006 में। अब 2006 में किया गया तो इसके बारे में जान लीजिए। तो MCA 21 मतलब MCA 21 भारत सरकार के कॉर्पोरेटर मामलों के मंत्रालय की एक ई गवर्नेंस पहल है। क्या है? ई गवर्नेंस पहल है, जो कि कॉर्पोरेटर संस्थाओं, पेशेवरों और नागरिकों को मंत्रालय की सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंचाने के लिए सक्षम बनाता है। मतलब MCA 21 जो निकला है वो इसलिए निकला है कि भाई आप जो है सरकार से जो है आराम से सेवा प्राप्त कर सकते हैं। जो भी नागरिक हैं, पेशावर हैं, जो भी संस्था है, कॉर्पोरेटर जो संस्था है, उसका फायदा उठा सकता है, आसानी से उठा सकता है ना? सरकार इस मंत्रालय को इसलिए बनाया। इसे 4 मार्च 2006 में आरंभ किया गया था, मतलब 6 में शुरू किया गया था। इससे प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग जीडीपी की गणना में किया जाता है। क्या किया जाता है? जीडीपी की गणना में किया जाता है, ठीक है? जीडीपी की गणना में किया जाता है। क्लियर हो गए? चलिए